टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई रहने वाला। बैच आप पूरा भी पढ़ लोगे, 560 घंटे की क्लास आप कर भी लोगे, तो भी आप मान कर चलना कि अभी हमारी तैयारी 50% हुई है। 50% तैयारी कौन करवाएगा? हर हफ्ते टेस्ट होंगे, हर हफ्ते हर टेस्ट में आना है, हर टेस्ट को अच्छी तैयारी के साथ देना। ठीक है, एक तो कि आ गए और टेस्ट दे दिया, नंबर नहीं आ रहे, सबसे लास्ट में जा रहे हैं, उससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। हर टेस्ट में होना चाहिए कि मेरी रैंक इंप्रूवमेंट कैसे हो, मेरी रैंक ऊपर कैसे आए। इस तैयारी, इस तरीके से तैयारी करोगे तो मान के चले कि धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। 3 महीने का टाइम बहुत होता है, 3 महीने में ज़्यादा, जैसे 3 महीने में 40 टेस्ट तो हम ही करवा रहे हैं, 20 टेस्ट ऑनलाइन में चल रहे, 20 टेस्ट ऑफलाइन में चल रहे। इन 40 टेस्ट को भी अगर आप सीरियसली दे दो, आप मान के चलो कि 40 टेस्ट का मतलब है कि 6000 प्रश्न हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस व्याख्या सहित, व्याख्या भी है, हर व्याख्या में एक दो फैक्ट्स वहां पर भी मिलेंगे, तो 6000 प्रश्न तो आपको सिर्फ कहां पर मिल जाएंगे? 6000 प्रश्न तो केवल और केवल टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। अगर आप 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस इन 3 महीनों में कर लेते हो तो मान के चलिए कि फिर आपके लिए प्री एग्जाम मुश्किल नहीं रहने वाला है, प्री एग्जाम निकाला जा सकता है। टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि देखो यहाँ पर आप एक बार मान के चलो कि 6000 प्रश्न आप कर लोगे, प्रश्न टोटल एग्जाम में कितने आने? 150 प्रश्न आने वाले। ऐसे कई प्रश्न होंगे जो आपको लगता है कि ये तो सीधे सीधे अपने टेस्ट में पढ़े, सीधे सीधे आपके सवाल हो जाएंगे। इतना फर्क पड़ता है टेस्ट सीरीज का। नहीं तो क्या होता है कि जब टेस्ट सीरीज हम देते हैं तो हम बहुत ध्यान लगा के वहां पर चीजों को पढ़ते हैं, और हम जब बुक पढ़ते हैं तो हम बहुत ऊपरी ऊपरी ध्यान से पढ़ते हैं। आप टेस्ट दीजिए पहले, फिर आप क्लास में बैठे, आपको लगता है, और वो सवाल जब यहाँ पर आएगा, मैं जैसे भी अभी आप यहाँ पर एक फ्लोर ऊपर चढ़ के आए, आपको कोई बता सकता है कि यहाँ कितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आए आप? नहीं पता है। सीढ़ियाँ चढ़ कर आए सभी, एक एक सीढ़ी आप सबने चढ़ी होगी, सबने देख कर सीढ़ी चढ़ा होगा, लेकिन आप में से कोई नहीं बता सकता कि हम सीढ़ी कितनी चढ़ के आए। लेकिन अभी मैं एक बार वापस नीचे भेजूं और फिर वापस आकर ये सवाल पूछो, आप कितने सीढ़ी चढ़कर आए? आप में से ज्यादातर लोग बता देंगे हम इतनी सीढ़ी चढ़कर आए। क्या फर्क पड़ा? एक सवाल पहले दिमाग में आ गया। टेस्ट सीरीज का यही फर्क पड़ता है। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपके सामने आते हैं कि हाँ इस तरह का, इस तरह का, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ जाते हैं, और जब आप फिर टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका फोकस सीधा उसी पर रहेगा। आपका फोकस सीधा इसी पर कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल पूछा जाता है, आपकी लर्निंग जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस है। बिना टेस्ट के पढ़ोगे तो इसी तरह से आओगे कि हाँ आपकी आंखों के सामने सब गुजरा है, हिंदी भी आपने, हिस्ट्री भी पढ़ ली है, पॉलिटी भी, सब आपकी आंखों के सामने गुजरा, जब सवाल पूछते थे कुछ नहीं आता है। लेकिन जब आपने पहले टेस्ट दिया और फिर पढ़ दो तो आपने लगा कि इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं, आपका एकदम से जो लर्निंग पावर है, अधिगम की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हो जाएगा सारा। ठीक है, टोटल कितने घंटे की क्लासेस रहेगी ये मैंने आपको बताई दी कि हमारा प्लान जो है अभी कि 560 प्लस आवर्स की घंटे की अगर आप अभी तैयारी कर लें, आप खुद भी तैयारी कर लेंगे इतने, अपने स्तर पर भी आपको लगता है कि आप खुद पढ़ सकते हैं और आप खुद भी तैयारी कर लेंगे, तो मान के चलिए आप प्री एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से 560 प्लस घंटे की तैयारी रहेगी। उसके बाद आपको डेली 2 घंटा रिवीजन करना है, तो रिवीजन करना और टेस्ट देना, रिवीजन करना और टेस्ट देना, ये अगर ये आप चीजें कर लेंगे तो मान के चले कि आप इस बार प्री एग्जाम निकाल लेंगे। और प्री एग्जाम निकालने का मतलब है कि आगे वाले सारे एग्जाम की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आप सारे एग्जाम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभी जो एग्जाम की तैयारी करनी है उसमें हमें किस सब्जेक्ट पे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। अभी ये नहीं कि रिलैक्स होकर सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट को डीप से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा? हमें चूज करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट पर कम फोकस करना है। अभी हमें उस सब्जेक्ट का, विषय का विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है। अभी क्या टारगेट क्या है? अभी एग्जाम पास करना है। हमें लगता है कि इकोनॉमिक्स के सवाल कम आते हैं तो छोड़ भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 सवाल आने हैं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी छोड़ दोगे, उसमें से क्या टॉपिक पढ़ना है बस वो पढ़ के चले जाओ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़ना है और किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ, इससे लगभग लगभग आपको एनालिसिस पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे पहले, तो ये एग्जाम का एनालिसिस मैं कई बार बता चुका हूँ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार इसे। आप यहाँ पर आए तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखो। एक तो पहली चीज तो मैं यहाँ पर पिछला कट ऑफ बता देता हूँ, ये 2021 का कट ऑफ है, ताकि आपके दिमाग में सामने क्लियर रहे। कहीं ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक पिछला कट ऑफ भी नहीं पता होगा, दिमाग में रहता आरएस बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। तो आधे तो इसी बात से, जिनको नहीं पता होता कुछ भी, तो आरएस तो बहुत बड़ा एग्जाम है। आप किसी को जो तैयारी शुरू की है या फिर जो
जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं आ रहा है इसको, उसको कहेंगे कि आरएस एग्जाम की तैयारी करें, मतलब आप आरएस तैयारी के लिए उनको बोलेंगे या फिर खुद कहेंगे, तो उनको ये लगा कि आरएस बहुत बड़ा एग्जाम है, अभी अपने बस की बात नहीं है। एलटीसी की तैयारी कर लो, पटवारी की तैयारी कर लो, ये छोटे एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं, आरएस अभी नहीं कर सकते हैं। जबकि मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये अगर आप सही तरीके से तैयारी करें तो वही कैंडिडेट आरएस एग्जाम भी निकाल सकता है। आरएस इतना एग्जाम इतना टफ नहीं है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा एग्जाम। हाँ, जो टॉप क्लास के लोग हैं वो सारे आपको उनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सही रणनीति के साथ तैयारी करें तो उसको क्लियर किया जा सकता है। आप इसकी कट ऑफ देखिए, ये 2021 की कट ऑफ सामने रखिए, कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 200। जनरल मेल कैंडिडेट की यहाँ पर ये सब मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। जनरल मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी थी? 84.72 आउट ऑफ 200। 200 में से सिर्फ कितने नंबर लाने थे? 200 में से 190 नंबर नहीं डाले हैं, 180 नंबर की सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो 200 में से 190 नहीं है, 180 नहीं है, कितने नंबर है? 180 नहीं है, केवल 80 नंबर जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 84 नंबर। और आप पिछला सिर्फ 2021 के नहीं, आप 2018 भी उठा के देख लीजिए, 2016 भी देख लीजिए, 2015 वाला भी देख लीजिए। तो 2013 का था, 2015 में हुआ था। 2015 में तो 60 नंबर ही गई थी जनरल मेल कैंडिडेट की, 200 में से 60 नंबर। इसके 60 नंबर आगे वो क्लियर हो गया। कितने? 60 नंबर। उसके बाद ये 80, 85, 86, 90 से ऊपर कभी नहीं गई अभी, 90 से नीचे चल रही। 86 थी शायद पिछली बार, 86, 88 थी, इस बार 84 के आसपास रही थी। तो यही कट ऑफ चल रही है। अगर मैं इसको परसेंटेज पे देखूँ तो ये लगभग 42-43% है ना, इसको 43% मान लीजिए एक बार। अगर आप 43% मार्क्स भी ले आते हैं तो ये जनरल मेल कैटेगरी की कट ऑफ है जो सबसे ज़्यादा रहती है, बाकी की कट ऑफ तो इससे कम ही है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर टीएसपी की 80 रही थी, ईडब्ल्यूएस की और उसके बाद ओबीसी की और एमबीसी की लगभग सेम ही रहती है प्री में, तो 24.72, 24.72 ये रही है। आप एससी कैटेगरी की देखिए कितने रही है, एससी मेल कैंडिडेट की कितनी है? 72 नंबर, यानी 36%, 36-37% यहाँ पर जा रही है। एसटी की आप देखेंगे कितनी आ रही है? 73 नंबर। और टीएसपी में तो थोड़ी कम जाती है, तो टीएसपी में यहाँ पर ये है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ। आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के भी देख लीजिए, उनकी 84 थी, यहाँ पर कितनी जा रही है? यानी लगभग 80 नंबर जा रही है, 40%। कितना है? जनरल फीमेल कैंडिडेट की हमने देखी तो बाकी तो इससे कम ही होगी। ठीक है, आप 79 है, इनकी 79 है, और अगर एससी कैटेगरी में है तो सिर्फ 66 नंबर ही जा रही है, यानी 33%। कितना है? जहाँ पर हम कक्षा में, कॉलेज में और 10वीं 12वीं में जहाँ पासिंग मार्क्स होते थे उतने पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, 33%। अगर आप 33% ले आते हैं तो आरएस प्री एग्जाम क्लियर होता है। ज़्यादातर तो हम ये एनालिसिस भी नहीं करते कि पिछले साल का कट ऑफ भी देखें, हम पहले ही मान लेते हैं कि आरएस एग्जाम तो कठिन है। कठिन नहीं है, हमें 200 में से 150 नंबर नहीं लाने हैं, आते भी नहीं है वैसे, थोड़ा एग्जाम कठिन है, पर इतना है कि 84, 90, 100 तक लाया जा सकता है। 100 नंबर तक आरएस प्री एग्जाम में आसानी से लाए जा सकते हैं। अगले 100 में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, 100 नंबर तक आप इसको लाया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी कट ऑफ तो जैसे अगर आप उस कैटेगरी में हैं, यहाँ पर वीडियो कैटेगरी है, तो वीडियो कैटेगरी में तो 32 नंबर, 32 नंबर का मतलब 16%। कितना? 16%। ठीक है, और 16% का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न ही नहीं करने हैं यहाँ पर। ठीक है, 25% भी कर लेंगे 150 में से तो हो जाएगा क्लियर। तो वीडियो कैटेगरी में तो यहाँ पर बहुत ही कम रहता है, और मेंस में भी बहुत कट ऑफ कम रहती है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से हो जाता है। इसके अलावा ये सारा तो वीडियो पोस्ट के लिए है, ये सारा तो यहाँ तो बहुत कम रहती है। ठीक है, और डाइवोर्स कैटेगरी यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर इस कैटेगरी में नहीं है, तो ज़्यादा देखने का विशेष मतलब नहीं है। आप सिर्फ इसको देख लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर भी देखें तो जो हाईएस्ट हमने कट ऑफ देखी वो कितनी जा रही है, हम इसको टारगेट लेके चलते हैं कि ये कैसे क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक एनालिसिस रख रहा हूँ। और ये भी अलग अलग कैटेगरी में, ब्लाइंड या लोअर विजन की, हियरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकल हैंडीकैप में हियरिंग इम्पेयर्ड की सबसे कम जाती है। फिजिकल हैंडीकैप, आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो किसी विशेष कैटेगरी में आता है हैंडीकैप में, या इसमें कोई नहीं है? हैंडीकैप में भी 3 कैटेगरी होती है, एक ब्लाइंड और लोअर विजन की होती है, एक हियरिंग इम्पेयर्ड यानी जो कान से सुनते नहीं है, कम सुनते हैं, 40% से ज़्यादा अगर बहरापन है तो उस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में आता है, जिसमें हाथ या पैर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इसमें आता है।
इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। जैसे वहाँ हमने 84 पढ़ी, यहाँ कितनी जा रही है 68, तो लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हियरिंग इम्पेयर्ड में सबसे ज़्यादा आ जाता है। मेरे ख्याल से आप में से इसमें कैटेगरी नहीं है तो बहुत ज़्यादा इसमें अपन चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूँ। हमारे जो सामने जो टारगेट था 43% का, कितना 43% का, अगर मैं इसको 90 नंबर भी मान लूँ, 45% मान लूँ, ठीक है। इसको मैं देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 45% मान लेते हैं कि 90 मार्क्स, तो ये होता है 45%। 200 में से 200 में से 90 नंबर का मतलब कितना होता है 45%। अगर आप लेकर आ जाते हैं तो आप सेफ हैं, आप प्री एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेंगे। और आपकी अगर किसी गणित कोई है ऐसा जिसकी गणित अच्छी है, गणित वाले भी बैठे होंगे कोई, मैथ्स बैकग्राउंड से कितने हैं? अच्छा, तो मुझे एक बार बताइए कि अगर 150 में से 45% कितने सवाल हो जाएंगे? अगर आप 45% सवाल सही कर लेते हैं कट ऑफ निकाल के तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 150 67.5 ये होगा। ये तो था सवाल का। अगर आप मार्क्स का 200 में से 90 नंबर ले आते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं अब, क्योंकि नंबर आते हैं 200 का, सवाल आते हैं 150, थोड़ा सा ये भी कैलकुलेशन लगा लेते हैं सवाल कितने करने हैं। हमारा दिमाग उस तरह से काम करेगा, भाई सवाल कितने करने ये बताइए। तो सवाल इन्होंने बता ही दिया था। अगर कोई 150 में से 67.5, मैं इसको 68 मान लेता हूं, अगर कोई 150 में से 68 सवाल सही कर लेता है कट ऑफ माइनस मार्किंग निकाल के, नेगेटिव मार्किंग निकाल के, 150 में से कितने सवाल सही करने? 68 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर लेते हैं तो आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यहां तक गणित क्लियर है सबके? 150 में से कितने सवाल सही करने हैं? जिसने भी पिछली बार 68 सवाल सही कर लिए वो सब क्लियर थे। 150 में से 130 नहीं करने, 120 नहीं करने, 100 भी नहीं करने, कितने करने थे? 68 जिनके सही हो जाते हैं उनका प्री एग्जाम क्लियर हो जाता है। एग्जाम मुश्किल है या आसान है? आसान है। तो फिर 15,000 ही क्यों पास हो पाता है 4 लाख में? क्योंकि ज्यादातर को ये गणित पता ही नहीं होती है। ज्यादातर को ये नहीं पता है कि 68 नंबर ही है। फिर ज्यादातर को नहीं पता होता किस सब्जेक्ट पर फोकस करना और किस सब्जेक्ट पर नहीं करना है। वो ऐसे सब्जेक्ट को लेकर 4 महीने निकाल देते हैं जिस पर 4 ही सवाल आए थे। ये होता है एनालिसिस। अगर आपका एनालिसिस सही है, किस सब्जेक्ट पर वेटेज ज्यादा देना है, किस सब्जेक्ट पर नहीं है, अगर आपका वेटेज सही है तो आप मान के चलिए कि आप एग्जाम में बहुत आगे निकल जाएंगे। हम एनालिसिस सही से नहीं करते हैं। मैं आज जो ये बता रहा हूँ ये आप अपनी लाइफ में भी लागू कर लेना। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स इसलिए सॉल्यूशन नहीं हो रही है क्योंकि हम उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। आप एनालिसिस करना बैठ के कि प्रॉब्लम वास्तव में आ क्यों रही है। अगर आपने एनालिसिस भी सही कर लिया तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। हम कहते नहीं ये लाइफ से प्रॉब्लम जा क्यों नहीं रही है, क्योंकि हमने एनालिसिस सही नहीं किया कि वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे में प्रॉब्लम कहाँ है, सामने वाले में प्रॉब्लम कहाँ है। बैठ कर बात करें तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व की जा सकती है। हम एनालिसिस ही नहीं करते प्रॉब्लम कहाँ है ना। तो सिर्फ एग्जाम पर लागू नहीं होता, हर जगह लागू होता है कि आप अगर एनालिसिस चीज़ों को सही कर लेते हो तो आधी चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ 68 नंबर है। चलो मैं इसको थोड़ा सा टारगेट बढ़ा के चलते हैं, 5-7 नंबर बढ़ा के चलना चाहिए। इसको पूरा 50% कर लेते हैं। कितना? 50%, यानी कि 100 मार्क्स, 200 में से 100 मार्क्स का टारगेट अपने को लेकर चलना चाहिए ताकि बिल्कुल सेफ लेकर चले। और 50%, 150 का 50% कितना हो गया? 75 सवाल का टारगेट अपने दिमाग में रहना चाहिए। 75 सवाल अपने को लेकर चलना है, ये अपना टारगेट है। अगर 150 में से 75 भी कर ले तो आरएस प्री एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा 75 में, इतना आसान भी नहीं है। 75 सवाल अगर आप कर लेते हैं आरएस प्री क्लियर हो जाएगा। और आरएस प्री क्लियर होने का मतलब अब बाकी एग्जाम की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो अपना टारगेट लेकर चलते हैं कि एक 75 क्वेश्चन अपने को करने हैं। अगर हम 75 क्वेश्चंस कर लेते तो बहुत सेफ है अपने को। तो नंबर सवाल जनरल मेल कैटेगरी में भी कितने में हो रहा है इस बार भी इतना ही रहने वाला है, 90 से ज्यादा नहीं जाने वाली इस बार भी कट ऑफ। पेपर पे डिपेंड करता है, हालांकि पेपर इजी आ गया तो 100 से ज्यादा भी जा सकती है। लेकिन मैं पिछले पेपर का ही मैं अगर मानूं कि उसी लेवल का पेपर आने वाला तो 90 नंबर से ऊपर नहीं जाने वाली, इतनी ही रहने वाली है। आपकी अगर तैयारी उस अकॉर्डिंग है, पेपर ईजी आ गया तो आप भी ज्यादा नंबर ले आएंगे। अभी हम मान के चलते हैं कि अगर हम 75 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वो 75
सवाल कहां से कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको दो एनालिसिस दे रहा हूं यहाँ पे। एक एनालिसिस 2018 का, 2021 का। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, आरएस प्री का ट्रेंड जाने कि आरपीएससी सवाल कहां से पूछती है, इसके पहले 2013 और 16 का भी मैंने वीडियो डाल रखा, आप देख लेना, यही वेटेज चल रहा है, इसलिए उसमें तो मैं काफी बार बता चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ लिया नहीं। आप में से ऐसे कोई जो मुझे पहली बार ही देख रहे हैं, उसके लाइव नहीं वीडियो पे देख रखा हो, मतलब जो पहले से मुझे नहीं जानता, आप में उसको ऐसा है? ज्यादातर जानते हैं मुझे पहले से। हाँ, तो मैंने कई वीडियोस इसमें बना रखे हैं, तो आप देख लेना, मैंने 2013 और 16 का एनालिसिस भी बता रखा है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने सवाल करने हैं आरएस प्री क्लियर करने के लिए। 75 का अपना टारगेट है, वैसे तो 68 पे भी हो जाएगा, मैंने 7 सवाल थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं। उसमें से आप गौर से देखिए, हाँ गौर से देखिए यहाँ पे 150 में से सिर्फ 1/3 50+ प्रश्न सिर्फ हर बार कहाँ से आते हैं? राजस्थान जीके से ही आते हैं। मैंने इसका भी आगे एनालिसिस किया कहाँ से कितने आ रहे हैं। 150 में से 1/3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 75 में से देखो 50 सवाल तो सिर्फ इधर से ही मिल जाएंगे, कहाँ से? राजस्थान जीके से। जिसकी राजस्थान जीके बहुत अच्छी है उनकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो आरएस प्री एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ 52 नंबर और 54 पिछले 52 सवाल और 54 सवाल की बात कर रहा हूँ, ये सवाल सिर्फ राजस्थान जीके से आ रहे हैं। मैं आपको उसमें भी एनालिसिस बता देता हूँ। इतिहास और कला संस्कृति, अब आपको किस सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा करना है, किस पे कम करना है, वो यहाँ देख लीजिए। इतिहास और कला संस्कृति से देखें तो एवरेज लगभग क्या चल रहा है? 13 से 15 सवाल का। मतलब ऐसा नहीं कि इतिहास, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से इस बार आप एग्जाम देने के और 2 ही सवाल आए, आप तो खूब पढ़ के सवाल 2 ही आए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ट्रेंड यूपीएससी में होता है, इसलिए यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम हो जाता है। मतलब आईएएस का जो एग्जाम होता है वो इसलिए टफ हो जाता है कि एक बार करंट अफेयर से 40 सवाल आ गए तो 100 में से कितने, तो अगली बार लगभग सब लोगों ने करंट अफेयर खूब फोकस किया, उसके बाद अगली बार 3 ही सवाल आए थे। उसका कोई ट्रेंड फिक्स नहीं है। आप आरएएस का देखिए, ये एक अच्छी बात है, है ना, आरपीएससी को थोड़ी सी दया करती है हम सब पे। प्री का भी ट्रेंड फिक्स चलता है, मेंस का भी ट्रेंड, मेंस का तो बिल्कुल ही फिक्स किया हुआ है कि हिस्ट्री में 75 तो 75 नंबर की ही हिस्ट्री आएगी, ये पहले से इसमें बांट नहीं रखा है। ये तो हमारा एनालिसिस है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ये ट्रेंड हमने निकाला है कि ये ट्रेंड ही चल रहा है, इसी को फॉलो करती है आरपीएससी। मेंस में तो फिक्स कर रखा है आरपीएससी ने खुद नहीं कि हिस्ट्री से कितने प्रश्न आएंगे, 75 नंबर के ही प्रश्न आएंगे, इकोनॉमिक्स से 65 नंबर के ही आएंगे, जो 3 सब्जेक्ट उसमें 20-20 नंबर के ही आएंगे, ठीक है। साइंस है तो साइंस 70 नंबर की आएगी, 75 नंबर की आएगी, फिक्स कर रखा है। हिंदी 120 नंबर की आएगी, फिक्स कर रखा है। मेंस में तो और भी फिक्स है, प्री में फिक्स नहीं है लेकिन ट्रेंड को फॉलो करती है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। आप इसके पहले 16 का और 13 का उसमें भी 14-15 सवाल आ रहे हैं, यानी ट्रेंड वही चल रहा है। तो फिक्स है कि राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति इंपोर्टेंस रखती है। कितना वेटेज है? लगभग 15 सवाल का वेटेज है। 15 सवाल सिर्फ कहां से पूछे जाएंगे? राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति से। इसके बाद राजस्थान का भूगोल देखिए, वहां से कितने पूछे जा रहे हैं? 13 से 15, यानी कि इसका भी और इसका आगे का ट्रेंड भी वही था, 13, 14, 15 का ट्रेंड ही चल रहा है यहाँ पे, तो लगभग वही चल रहा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद राज्य व्यवस्था देखिए, यहाँ पर 9 सवाल, यहाँ पर 12 सवाल इसमें, यानी कि इसका मतलब ये भी 10-12 सवाल तो इसमें भी पूछे जा रहे हैं, है ना। इस बार इसमें 2018 में 9 सवाल राजस्थान राज्य व्यवस्था से कम है, तो इंडियन पॉलिटी से ज्यादा पूछ लिए, तो पॉलिटी का वेटेज लगभग वही रहा। पॉलिटी का वेटेज चेंज नहीं किया इन्होंने, बस राजस्थान से 2 सवाल कम पूछ लिए और इंडिया से 2 सवाल ज्यादा पूछ लिए, तो पॉलिटी का तो वेटेज वही रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें 12 पूछा इसमें 2 ही पूछा, ऐसा लग रहा है क्या? किसी में भी आपको वेरिएशन बहुत ज्यादा लग रहा है क्या? ट्रेंड आरपीएससी का लगभग वही रहता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता कि एक बार 15 पूछा और एक बार 1 ही पूछा, ऐसा किसी में भी नहीं मिलेगा आपको। आप 4, क्योंकि 2013 के बाद ही पैटर्न चेंज हुआ था, आप 2013 के बाद सारे पेपर उठा के देख लीजिए, लगभग 3-4 का वेरिएशन मिलेगा, एकदम से 15 सवाल का वेरिएशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। यही वेरिएशन, यही ट्रेंड इसमें चल रहा है। तो यहां से आपको दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि वेटेज किसको देना है। राजस्थान जीके पूरा ही इंपॉर्टेंट है। आप 75 में से सिर्फ 52 सवाल तो यहीं से आ रहे हैं, 50 सवाल तो यहीं से आ रहे हैं। अब मैं जो आपको टारगेट देता हूं कि अगर आपको अगर प्री एग्जाम क्लियर करना है तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि इस पोर्शन से आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी ही चाहिए कि इस पोर्शन से लगभग अगर 50 सवाल आए, 55 सवाल आए, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप यहां से 35 सवाल सही कर लें। किया जा सकता है,
50 में से 35 सवाल, अगर आपकी राजस्थान जीके अच्छी है तो 35 सवाल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपकी संभावना, अगर आपने 35 यहाँ से कर लिया, आपकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब पीछे निकालने के लिए 35 सवाल ही तो और करने हैं। अगर आपने राजस्थान से भी 35 सवाल कर लिए हैं तो एग्जाम क्लियर करने के लिए तो सिर्फ 35 सवाल और करने हैं, पीछे एग्जाम निकल जाएगा। तो राजस्थान जीके आपको यहां से क्लियर हो गया दिमाग में, राजस्थान जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एनालिसिस देखिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर, अब मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर ले लेता हूँ कि इसके बाद किस पर फोकस करना है। इसके बाद एक बहुत जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है वो रख रहा है यहाँ पर करंट अफेयर्स। पिछला कुछ सालों का आप ट्रेंड भी देख लीजिए, प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, ज्यादातर वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस मैथ्स का रहा है। आर्ट्स बैकग्राउंड के कम आ रहे हैं, साइंस मैथ्स के बैकग्राउंड के ज्यादा आ रहे हैं। 2013 और 16 में तो टोटली साइंस मैथ्स वालों ने ही बाजी मारी, फिर थोड़ा सा विरोध हुआ, आरपीएससी ने 18 में जाकर पैटर्न चेंज कर दिया, मेंस में से मैथ्स और रीजनिंग हटाई दी। 2013 वाले में तो 100 नंबर की मैथ्स, 100 नंबर की रीजनिंग, टोटल ही कैंडिडेट वही थे जो मैथ्स बैकग्राउंड से थे, टोटल ही मैक्सिमम आर्ट्स बैकग्राउंड के आ ही नहीं पाए थे। फिर 2016 में उन्होंने 200 नंबर को वेटेज को कम करके 100 नंबर कर दिया, फिर भी 100 नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है। 2018 में आकर उन्होंने मैथ्स रीजनिंग पूरी हटा दी, तो अब मेंस में मैथ्स रीजनिंग नहीं है, लेकिन प्री में अभी भी मैथ्स रीजनिंग का बड़ा वेटेज है। वो कितना है आप ट्रेंड देखिए, 2018 में कितने सवाल आए थे, 20 सवाल आए थे, और 2021 में कितने सवाल आए थे, तो ट्रेंड वही चल रहा है। इसके पहले वाला ट्रेंड भी वही है, मैथ्स और रीजनिंग के 20 सवाल है। आप में से हो सकता है किसी की मैथ्स कमजोर हो, पर रीजनिंग तो लगभग कर ही सकते हैं, रीजनिंग किया जा सकता है। और मैं जो जिनका मैथ्स बहुत कमजोर है, मैं उनको भी कहूंगा कि थोड़ी सी मेहनत करके 10 में से 4 से 5 सवाल कर सकते हो। ऐसा मत करना कि मैथ्स आती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ के चले गए, क्योंकि 3 या 4 सवाल बहुत ईजी आते हैं। आपको अगर कैलकुलेशन भी आती है तो हल्की थोड़ी बहुत, तो उन सवालों को किया जा सकता है। तो ऐसे सवालों के लिए छोड़ के नहीं जाना चाहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आप लगभग 50-40 पेपर यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और हर पेपर में अगर 20 सवाल मैथ्स के आ रहे हैं, है ना, तो 700-800 सवाल तो यहाँ वहां पर भी हो जाते हैं। तो 700-800 सवाल तो प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए। इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 4-5 सवाल सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आगे अगर मैं आपको बताऊं, जो सबसे सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर, आपका सबसे पहला जो वेटेज था वो राजस्थान जीके का था। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे ज्यादा आपको पढ़ाई में अपने वेटेज देना चाहिए करंट अफेयर्स का। कितने सवाल आ रहे हैं करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में यहाँ पर 17 सवाल आए थे, 2021 में 24 सवाल आए थे। करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है, मतलब 20 का लगभग एवरेज रहता ही है कि 20 सवाल के आसपास आपको, उसके पहले में 20 का एवरेज चल रहा था, 20 के आसपास, 25 सवाल भी आए थे उसके पहले 16 या इसमें, तो लगभग 20 का एवरेज चल रहा। 20 सवाल कहाँ से आएंगे, करंट अफेयर से। अगर आप करंट अफेयर्स को भी सही तरीके से तैयार कर ले, करंट अफेयर्स लगभग पढ़ना पड़ता है 1.25 साल से लेकर 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स। ज्यादातर जो सवाल आएंगे वो 1 साल के अंदर से आएंगे, लेकिन तैयारी फिर भी 1.25 साल से लेकर 1.5 साल तक की तैयारी होनी चाहिए, है ना। अर्जुन जी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे कंप्लीट, वो खुद आरएस में सेलेक्टेड है, कंप्लीट है, आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की तैयारी करवाएंगे। आप खुद भी करना चाहे तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि रोज आप 1-1 घंटे की क्लास, करंट अफेयर्स क्लास यूट्यूब पर देखें, उससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अभी 3 महीने बचे हैं, लास्ट टाइम पर आपको वार्षिक अंक मिल जाएगा, वार्षिक अंक लेकर आइए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा रखता है। राजस्थान का भी वार्षिक अंक मिल जाता है, इंडिया का भी वार्षिक अंक मिल जाता है, राजस्थान से ज्यादा सवाल आते हैं, आर्थिक समीक्षा से ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना, ये जो पीछे देखो, इसमें भी जो सवाल है अर्थव्यवस्था और आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स, इससे सवाल कितने आ रहे हैं आप देखिए। आर्थिक समीक्षा से और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से हर बार 15-15 सवाल पूछे जा रहे हैं। वेटेज बहुत बड़ा है आर्थिक समीक्षा का, और ये आर्थिक समीक्षा भी लगभग आप इसको करंट अफेयर्स में मान लीजिए, आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स ये सब जोड़ के मैंने 15 सवाल लिए हैं जो इकोनॉमिक्स और आर्थिक समीक्षा से जोड़ते हैं। वेटेज बहुत ज्यादा है। और इधर भी आप ये देखो, 15 सवाल तो ये करंट अफेयर्स के हैं, आर्थिक समीक्षा भी एक तरह का करंट अफेयर्स ही हर साल होता है। वो आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स प्लस ये करंट अफेयर्स, कितने सवाल करंट अफेयर्स के होते हैं, 30 सवाल करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर आप राजस्थान की वार्षिकांक पढ़ लेते हैं, इंडिया की वार्षिकांक पढ़ लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप 30 सवाल तो यहीं से हो जाते हैं। तो आपका दूसरा, राजस्थान जी के बाद जो सबसे बड़ा वेटेज यहाँ पर रखता है वो करंट अफेयर्स का है। इसके अलावा मैं आप सभी को सलाह दूंगा, जो मैथ्स बैकग्राउंड है
वो तो लगभग 20 में से यहाँ पर आप मान के चलिए कि 20 में से आप 17-18 सवाल सही कर सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है मैं उनको भी कहूंगा कि आपको 10-12 सवाल तो यहाँ से करने ही चाहिए। रीजनिंग के मिला के मैथ्स के मिला के कितने सवाल हो जाने चाहिए? 10-12 सवाल आपके यहाँ पर हो जाने चाहिए। अगर आप 10-12 सवाल यहाँ से कर लेते, अब देखो यहाँ पर मैं अब आपको टारगेट देता हूँ कि यहाँ से हमने कितने टारगेट लिए थे? 35 सवाल का, ठीक है। यहाँ से हमने कितना टारगेट लिया? यहाँ से हम 15 सवाल का टारगेट ले सकते हैं। अगर 20 सवाल भी आते हैं, 22 सवाल भी आते हैं, यहाँ करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स कई बार हमें लगता है कि करंट अफेयर्स तो अनलिमिटेड है, क्या क्या पढ़े, नहीं, लिमिटेड चीज सोर्स है, उस लिमिटेड सोर्स को पढ़ लीजिए, वहां से 15 सवाल मिल ही जाएंगे आपको। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, उसके बाद तो आपके लिए करंट अफेयर ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। अगर आप न आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा, न कभी आपने कोई मंथली मैगजीन पढ़ी, तो एक बार पढ़ने में, वार्षिक अंक पढ़ने में थोड़ा जरूर जोर आएगा, है ना। जब पहली बार ही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, न्यूज़पेपर में क्या क्या घटनाक्रम चलता है आपको पता है, तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आप टारगेट रख, अब मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि आपको टारगेट क्या रखकर चलना चाहिए। राजस्थान जीके में आप 35 का आप यहाँ पर टारगेट रख के जा सकते हैं, करंट अफेयर्स में आप 15 का टारगेट रखे जा सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ा वेटेज यहाँ पर रख रहा है मैथ्स और रीजनिंग का, मैथ्स प्लस रीजनिंग, इसमें भी मैं मानता हूँ, मैं अपनी तरफ से टारगेट दे रहा हूँ 15 सवाल का 20 में से, और ये किए जा सकते हैं। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड जो है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल आएगी, जो मैथ्स बैकग्राउंड उनके लिए तो 15 प्लस करना भी आसान होगा, लेकिन बाकी के लिए भी मैं टारगेट दे रहा हूँ। मैं आपको वेवर दूंगा, आप कहेंगे सर इतना हो सकता है मुश्किल है, अभी मैं आपको छूट दूंगा इन सब में वापस, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कितने हो गए टोटल? हाँ, हम कट ऑफ के बहुत करीब पहुंच गए हैं, है ना, हम कट ऑफ के बहुत करीब पहुंच गए हैं। सब्जेक्ट अभी 3 ही लिए हैं वास्तव में देखा जाए तो, राजस्थान जी के लिए, करंट अफेयर्स लिए हैं, और मैथ्स रीजनिंग लिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपको अगला फोकस करना चाहिए, मेरा मानना है कि वो इंडियन पॉलिटी पे करना चाहिए। इंडियन पॉलिटी में देखिए कितने सवाल आ रहे हैं, लगभग एवरेज क्या चल रहा है, यहाँ 16 आया है, यहाँ 11 सवाल आया, तो आप ये मानकर चलिए कि 10-12 सवाल लगभग लगभग एवरेज यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का चल रहा है। राजस्थान पॉलिटी तो हमने मान ले लिया है, इंडियन पॉलिटी का सिर्फ कितना चल रहा है? आप पॉलिटी के पूरे हिस्से से राजस्थान पॉलिटी निकाल दीजिए, फिर इंडियन पॉलिटी बहुत छोटा सिलेबस बचता है। मैं इसको इसलिए चौथे नंबर पर रख रहा हूँ यहाँ पर इंडियन पॉलिटी को, क्योंकि अब सिलेबस छोटा है, राजस्थान पॉलिटी हमने पहले ले लिया है, अब इंडियन पॉलिटी का पोर्शन छोटा बचा है, और कम पोर्शन पढ़ के ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लगभग आप मान के चले कि यहाँ पर 10-11 नंबर का वेटेज रह रहा है, तो ये पोर्शन भी आपके लिए बहुत, यहाँ पर हमने कितने ले लिए? 65 तो हो गए, है ना। यहाँ से पॉलिटी अगर आप अच्छे से करो तो 5-7 का आप टारगेट यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ तक आते आते हम अपने कट ऑफ को पार कर चुके हैं, है ना, 70 प्लस तो हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब जो बाकी सवाल बच रहे हैं, बाकी जो चीजें बच रही हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब आपको मैक्सिमम जो अगले 3 महीने में फोकस करना है, वो आपके सामने ये सब्जेक्ट है जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से बच रहे हैं? अब बच रहा है, देखो, इतिहास बच रहा है, भूगोल बच रहा है, इकोनॉमिक्स बच रहा है, साइंस बच रहा है। साइंस के आप देखिए हर बार सवाल कितने आ रहे हैं? 19 और 20, लेकिन मैंने आपको साइंस का टारगेट नहीं दिया है, क्योंकि दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा, साइंस से नहीं कर पाएंगे। जो मेरा अनुभव है, मैं साइंस बैकग्राउंड से था, मेरा साइंस मैथ्स का बैकग्राउंड रहा था, इसलिए मुझे प्री पास करने में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई, क्योंकि मैथ्स हमेशा से अच्छी थी। राजस्थान जीके मैंने अच्छी कर रखी थी, मैंने 2013 में पटवार एग्जाम दिया था, उसमें टॉप किया था। राजस्थान जीके अच्छी थी, मैथ्स में 2013 पटवारी में मेरे 50 में से 49 सवाल सही किए थे, तो मैथ्स भी अच्छी थी, ठीक है। मैथ्स अच्छी थी, राजस्थान जीके अच्छी थी, करंट अफेयर्स अच्छे करके 3 सब्जेक्ट अच्छा करके चले जाओ, हर बार प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपके 3 सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, राजस्थान जीके, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में कुछ कुछ तो करोगे, 5-5 सवाल, 3-3 सवाल तो करोगे, तो हर बार प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा, प्री एग्जाम में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। सिर्फ 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, राजस्थान जीके, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। बाकी सवाल तो अब देखो, यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2013 हो गया, 15, और जो आगे 3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे 2013, 16 और 18 वाला, तीनों में मैं साइंस का बैकग्राउंड का रहने के बाद भी इसमें 5-7 सवाल करने में भी बहुत जोर आता है, नहीं होता, टफ, प्री में टफ सवाल आते हैं, मेंस में इजी है। मेंस में साइंस किया जा सकता है, प्री में नंबर लाना बड़ा मुश्किल होता है।
अगर आप अच्छी तैयारी भी करोगे तो 20 में से 10 10 11 10 11 उस पर रुक जाओगे, उसके बाद करना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने साइंस को टारगेट नहीं दिया कि आप साइंस पे भी कहाँ फोकस करना है, बायोलॉजी पर थोड़ा सा अच्छा से फोकस कर लीजिए और टेक वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, बायोलॉजी और टेक वाला आप, क्योंकि 10 से 12 सवाल वहीं से आ जाएंगे, उनसे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, टेक वाला पोर्शन और बायोलॉजी से तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि वहां पर 20 सवाल पूछ रहे हैं, आप 7 से 8 सवाल वहां से भी ला सकते हैं, ये एक बड़ा पोर्शन है। ठीक है, थोड़ी सी अगर आप तैयार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ना है, पर वेटेज ज्यादा किसको देना है वो आपके सामने सब्जेक्ट मैंने रख लिया है। यहाँ से आप अब देखो, यहाँ पर मैं जो बाकी सब्जेक्ट बच रहे हैं, एवरेज 10 सवाल यहाँ से आ रहे हैं, एवरेज 10 सवाल आ रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री से, भारतीय इतिहास से, एवरेज 10 सवाल यहाँ से आ रहे हैं, 20 सवाल हो गए। इसके बाद आप साइंस को ले लीजिए, 20 सवाल यहाँ से आ रहे हैं, 40 सवाल। और यहाँ पर अर्थव्यवस्था, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल इकोनॉमी को रखा है, इकोनॉमी सवाल जो आते हैं वो ज्यादातर करंट से पूछे जाते हैं, या तो आर्थिक समीक्षा से आ रहे हैं या करंट अफेयर से आ रहे हैं, मैंने उसको ट्रेडिशनल इकोनॉमी में डाले। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी मुश्किल से सवाल कितने आते हैं, 5 सवाल, 3 से 5 सवाल ही एक तरह से वेटे चलते हैं। तो 20 और 20 40 और 5 मान लीजिए 45, जो पीछे 45 सवाल चल रहे हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर 50 65 और लगभग 70 72 हमने यहाँ पर पहुंच गए। पीछे जो बच रहा है अब, क्योंकि इसमें से कुछ सवाल आप कर पाओगे, कुछ सवाल तो आप कर पाएंगे पीछे। हिस्ट्री, हिस्ट्री में कुछ तो पढ़ रखा होगा आपने, कुछ तो पढ़ के जाओगे। यहाँ अगर आप बेसिक बेसिक बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे, वहां पर आपको यहाँ से छूट मिल जाएगी। अगर यहाँ कुछ नंबर कम भी आए तो आप वहां से कवर कर लोगे। आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, 8 से 10 सवाल ज्योग्राफी के आते हैं, आपने 4 से 5 सवाल भी ज्योग्राफी के कर लिए, तो आपको यहाँ से कुछ छूट मिल जाएगी। अगर यहाँ कुछ गलत भी हो गया तभी आपका काम हो जाता है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते हैं, कई बार नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कौन से सवाल करने हैं कौन से सवाल नहीं करने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि हम प्रैक्टिस पूरा करके नहीं जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आप करके जाते हो तो यहाँ से आप मान के चले कि एग्जाम में, मैंने ऐसे 2-3 वीडियो पे ऐसे बना रखा, RS प्री आसान है, RS प्री मुश्किल नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, RS प्री ज्यादा मुश्किल नहीं है। RS प्री एग्जाम की जो आपको लग रहा है कि 15,000 ही पास हो पाते हैं, बाकी सब लोग फेल हो जाते हैं, वो स्ट्रेटेजी बनाने में फेल हो जाते हैं, एग्जाम में फेल नहीं होते हैं। वो पहले ही फेल हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, है ना। कभी इस तरीके से आपने पूरा एनालिसिस किया ही नहीं कि कहाँ फोकस करना कहाँ फोकस नहीं करना। इन पर अगर आप ज़्यादा फोकस करें तो मैं मानता हूँ कि इस 45 में से भी आप 10 से 12 15 सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो 15 सवाल की छूट आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर भी मैंने ये जो टारगेट दिया इसमें से भी आप 15-17 सवाल की छूट ले सकते हैं, अगर आप 15-17 यहाँ से कर पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, RS प्री एग्जाम बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल हेंस प्रूव्ड। RS प्री ज़्यादा मुश्किल नहीं है, RS प्री एग्जाम किया जा सकता है। 75 सवाल तक आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कितना ले लिया था, 65 ले लिया था, 70 ले लिया था। 5 सवाल भी अगर यहाँ से ले लेता, अभी मैं इसमें से कुछ नहीं कट कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसमें से 5 सवाल भी ले रहा हूँ तो मेरे 75 का सवाल का टारगेट कोटा तो पूरा हो गया यहीं से, है ना। इतने सवाल फिर भी यहाँ पर छूट रहे हैं। तो 100 नंबर तक लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस। मेरा जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, मेरे लिए लगभग हर बार मैं 80 से 100 80 से 100 यहाँ पर मेरे नंबर आते थे। उसमें मैं स्पेशली तैयारी करता नहीं था प्री की। देखो मैं पहला अटेम्प्ट तो मैंने, मेरा प्लान ही नहीं था जाने का। आपको ऐसा नहीं रखना, अभी कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। मैं पहला बिना प्लान के एग्जाम दे के आया, पर मैंने आपको बताया उससे जस्ट मैंने पटवारी एग्जाम क्लियर किया था, उसमें मेरा RS देने का मूड नहीं था। और क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी, राजस्थान जी की अच्छी थी, करंट अफेयर्स अच्छी थी, तो वो गलती से क्लियर हो गया पहला वाला RS प्री एग्जाम। उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियस हुआ कि हाँ अब प्री एग्जाम क्लियर हो गया तो मेंस के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाए। उसके बाद मेरा मेंस भी क्लियर हुआ। ठीक है, तो 75 सवाल यानी कि 100 नंबर तक लाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद अगर आपको लाना है, उसके बाद वैसे क्योंकि क्वालिफाई आप हो जाओगे, उसके बाद अगर आपको लाना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 100 नंबर तक आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हम ज़्यादातर लोग जो फॉर्म भरते हैं उनको ये लगता है कि हम पास नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादातर इसकी तैयारी ही नहीं करते हैं। आपको लगता होगा कि 4 लाख फॉर्म भरे हैं, मैं आपको बताता हूँ 4 लाख में से 3.5 लाख सीरियस तैयारी नहीं करते हैं RS प्री। जो 50,000 तैयारी कर रहे हैं वो पूरा एनालिसिस के साथ तैयारी नहीं करते हैं। अगर आप पूरा एनालिसिस के साथ तैयारी करो और सही तरीके से तैयारी करो तो ये एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ तक क्लियर सब कुछ? अभी किसी को कोई डाउट है प्री एग्जाम क्लियर होने में? मैं आपको बताता हूँ, अगले 3 महीने में आप सब लोग यहाँ जो बैठे हैं वो सभी लोगों में इतनी क्षमता है कि प्री एग्जाम तो पास कर सकते हैं। अगर आप सभी सही तैयारी करें आज से, अगर आप सोचें कि हम 7-8 घंटे यहाँ पर पढ़ लेंगे, खुद से भी पढ़ लेंगे, बुक्स लाकर भी पढ़ लेंगे,
आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो भी बना रखा है मैंने बुक्स वाला, आप बुक्स वाला वीडियो देखना, बुक से भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। बस वो है कि आपको 7-8 घंटे पढ़ो, 2-3 घंटे और बढ़ा लीजिए उसमें। अगर आप बुक से भी पढ़ेंगे 8-10 घंटे पूरी रणनीति के साथ, तो आप घर बैठे बैठे भी निकाल लेंगे भाई। यहाँ बिल्कुल ये नहीं कि हाँ आप कोचिंग करोगे तो ही ये पॉसिबल है 75 सवाल, बाकी पॉसिबल नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी 1-2 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, है ना। आप घर बैठे बैठे मान लो तैयारी करो तो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा कर ही सकते हो, तो 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए अपनी तरफ से, और उन बुक्स को भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। और 40 पेपर, हाँ प्रैक्टिस यहाँ से कर लेना। मतलब मैं कोचिंग के लिए आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज के लिए जरूर कहूँगा कि टेस्ट सीरीज यहाँ से जरूर दे देना। बाकी की दोगे तो उसकी गारंटी मैं नहीं देता। बाकी में कई ऐसे हैं जो आप टेस्ट दोगे 150 नंबर आ जाएंगे पहले टेस्ट में, आपको लगेगा तो 150 तो अभी ला रहा हूँ मैं, है ना। जब रियल एग्जाम देने जाओगे तो 50 भी नहीं आएंगे। यहाँ आप जब पहली बार देने आओगे तो हो सकता है कि मैंने आपको यहाँ पर 90 नंबर का टारगेट दिया, पहली बार आप 60 ही ला पाओ, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हम टफ बनाते भी हैं। क्योंकि अगर टफ नहीं बनाएंगे, पहली बार में 120-130 नंबर आओगे तो अगली बार से आप तैयारी नहीं करोगे, यहाँ तो आसानी से आ जाते हैं। हम थोड़ा सा टफ इसलिए रखते हैं कि आप तैयारी के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो और ज़्यादा तैयारी करें, ताकि अगर आप यहाँ 70 नंबर भी ला पा रहे हैं तो एग्जाम में आप 90 नंबर ले आओगे, है ना। यहाँ अगर 70 नंबर की भी तैयारी कर ली, 75, तो टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट तो सभी को देना है। मतलब आपको अगर आपने आर एस प्री की टेस्ट भी दे दी, यहाँ पर टेस्ट पेपर मिलेगा, व्याख्या सहित एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उससे भी अगर आपने 20 पेपर भी दे दिए तो आप मान के चलिए कि आगे आने वाले हर एग्जाम में आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, आप हर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कोचिंग आपकी चॉइस है कि आपको पता है कि मुझे कितनी नीड है, कितनी करनी है या नहीं करनी है। कोचिंग आपकी चॉइस हो सकती है भी कोचिंग करना या नहीं करना, लेकिन टेस्ट सीरीज मस्ट है ना। बाकी तो आपको लगता है कि नहीं मेरे तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, टाइम भी नहीं मिलता है, फिर तो कुछ नहीं होना है ना। तो 3 घंटे तो सिर्फ टेस्ट के लिए निकालना है और उसकी तैयारी के लिए भी निकालना है। अगर आप इतना निकाल पाते हैं तो एग्जाम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। हम उसको थोड़ा सा सीरियस तरीके से नहीं करते, बाकी सारा चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस बैच के बारे में बता देता हूँ, जो आप में से कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, तो जो हमने ये टारगेट बैच 2023 के लिए चलाया है, ये बैच वैसे स्टार्ट हो गया है, पिछले 4-5 दिन इसकी क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, कल से, जैसे अभी तक हमने इसकी 2-3 घंटे क्लास रखे, कल से ये एक फुल फ्लो में बैच चलेगा, क्योंकि हमें इसको 75 से 80 दिन में खत्म करना है। ठीक है, फीस, इसी बैच की फीस हमने कितनी रखी है, 20,000 इस बैच की फीस है। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, एक तो आर एस प्री का पूरा सिलेबस है। अब आपके सामने एक बार सिलेबस खोलिए आप। ये जो मैंने एनालिसिस लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, सारा इसमें लिखा हुआ है। जो आपको ये बुकलेट दी है ना, इसमें सब लिखा हुआ है। अभी हम सिर्फ प्री वाला बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें फाउंडेशन के बारे में भी जानकारी दे रही है। फाउंडेशन वाला बैच पहले चल रहा है ऑलरेडी, अभी फाउंडेशन पर हमारा फोकस नहीं है। जब प्री हो जाएगा तो मेंस के लिए अलग से स्टार्ट कर देंगे, अभी सिर्फ प्री है। तो इसमें पहले प्री, ये वैसे अ, अभी जो कल परसों सिलेबस आया उसमें कोई चेंजेस नहीं है, पूरा सेम सिलेबस ही रखा 2021 और 2023। तो आपके सामने सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे टाइम मिलेगा। ज़्यादातर की ये प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिस करके नहीं जाते, 3 घंटे में पेपर भी नहीं होता है। पेपर कई बार तो जो प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के जा रहा है वो 3 घंटे में पेपर पूरा पढ़ के कर भी नहीं पाएगा, किसी के लिए टाइम कम पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे कम पढ़ेंगे। ये आपके सामने पाठ्यक्रम दे रखा है यहाँ पे। तो आर एस प्री का पूरा सिलेबस, यानी कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आपके सामने पहले पेज पे लिख रखा है, वो आपके पूरा यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, इसके बाद दो भारत का इतिहास, ये सिलेबस जैसा लिख रखा है वैसा हमने इसमें लिखा है। ये भारत का इतिहास जो लगभग सबसे बड़ा सिलेबस, ये कर लोगे तो बाकी एग्जाम में हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद विश्व और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य व्यवस्था और इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स दे रखी है उसमें ज्यादातर जो सवाल आते हैं इस इकोनॉमिक्स में कम आते हैं, आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर से ज्यादा रहते हैं। उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, ये सारा का सारा। इसके आगे हमने मेंस का दे रखा, अभी उस पर फिलहाल चर्चा करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके सामने सिलेबस है, उसके बाद आप चाहे तो बाद में इसको घर जाके थोड़ा सा मेंस का भी देख लेना कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट है। एनालिसिस मैंने प्री और मेंस दोनों का दे रखा है इसमें। आप जो पहला पेज है, थोड़ा सा सीक्वेंस में, जो पहला पेज है उसमें पहले मेंस का एनालिसिस दे रखा है, आरएस मेंस का, जहाँ से सिलेबस शुरू हो रहा है वहाँ मेंस का एनालिसिस यहाँ लिख रखा है, और पीछे प्री का सिलेबस दे रखा है।
जब मेंस का सिलेबस खत्म हो रहा है वहां पर प्री का एनालिसिस जो मैंने आपके सामने रखा है वो पीछे दिया हुआ हमने। जहाँ मेंस का सिलेबस खत्म हो रहा है वहां मैंने ये प्री का एनालिसिस यहाँ रखा हुआ है ना। ठीक है, तो मैं इस बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो ऑफलाइन, ये मैंने ऑफलाइन की फीस बताई है। ठीक है, और ये सिर्फ आर एस प्री ओरिएंटेड रहेगा अभी। आर एस प्री एग्जाम होने के बाद इसमें हिंदी भी ऐड कर दी जाएगी, हिंदी भी इसमें शामिल हो जाएगी। और जनरल बैच है तो इसमें जो पटवार के सब्जेक्ट आते हैं हम वो भी करवाएंगे। इसके बाद जो पटवार के सब्जेक्ट जो आपके बचेंगे वो आपके इंग्लिश बचेगा और कंप्यूटर बचेगा, वो भी इस ऑफलाइन बैच में इसी फीस में यहाँ पर कवर हो जाएंगे। लगभग 560 प्लस जो ये क्लासें लिखी है मैंने, ये सिर्फ अभी मतलब इसकी लिखी है आर एस प्री वाले सिलेबस की। ये आर एस प्री वाले जो सिलेबस है जो अभी हम अगले 3 महीने में करने वाले हैं उसकी क्लासेस है। हिंदी की क्लासेस में लगभग 100 से 120 की क्लासेस लगभग यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगी, और बाकी जो इसमें कंप्यूटर इंग्लिश है वो क्लासेस एक्स्ट्रा रहेगी। ये जो अगले 3 महीने का टारगेट है वो यहाँ पर टारगेट। हाँ, ये फीस से अभी हमें स्टार्ट यहाँ ऑफलाइन स्टार्ट किए हुए लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। 1 अगस्त को हम 1 साल पूरा कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी तक हमने जो बैच चलाए, बीच में एक सीईटी का बैच चलाया था, बाकी अभी 2 बैच सिर्फ आरएस के चल रहे हैं। ठीक है, एक बैच जो शुरुआत में किया था और एक बैच अभी स्टार्ट किया, उसको 2-2.5 महीने हो चुके हैं। ठीक है, उसका सिलेबस लगभग 50% हो गया, क्योंकि उसको हमने 5 से 6 महीने का टारगेट पर रखा कि 5-6 महीने में वो बैच कंप्लीट करना है। तो उसका 50% कोर्स कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। 50% अब 2.5 महीने, अब यहाँ पर इसमें सिर्फ 2.5 से 3 महीने मिले जिसमें आरएसपी का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कराना। फीस हमने यही रखी है, 20,000 इसकी फीस है, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, और ये ऑफलाइन की फीस है। ऑनलाइन की फीस अगर यही बैच अगर आप ऑनलाइन लेना चाहोगे तो ऑनलाइन की फीस यहाँ पर हमने 5,500 रखी है। आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी अवेलेबल है ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन आरएस की फीस तो केवल 400 रुपये है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं होता है। ठीक है, उसकी फीस केवल 400 रुपीज़ है जो ऑनलाइन आरएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी फीस 20 टेस्ट की 2,000 रुपये रखी है। 2,000 रुपये में आरएस प्री की पूरी यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, व्याख्या सहित पेपर मिलेगा यहाँ पे। जिस दिन पेपर देना होगा, पेपर खत्म करने के बाद ही आपको हाथों हाथ उसकी आंसर की मिल जाएगी, और तीसरे दिन या चौथे दिन आपको व्हाट्सएप पे आपको या फिर टेलीग्राम चैनल बन रखा है उसमें आपको रिजल्ट सवर रैंक वाइज वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, हाँ, ये जो फीस बता रहा हूँ फीस ये इन्फॉर्म करना जरूरी था, क्योंकि अगले टीचर्स के बारे में बताता हूँ। टीचर्स 3-4 टीचर्स, जैसे एक तो अभी फिलहाल इस बैच में मैंने क्लास नहीं ली है क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लोड ज़्यादा था। एक अर्जुन सर पढ़ा रहे हैं, अर्जुन सर आपके करंट अफेयर्स की क्लास वो ले रहे हैं और पॉलिटी वो ले रहे हैं, वो खुद आरएस में सेलेक्टेड है। विजेंद्र सर जो अभी सब इंस्पेक्टर में सेलेक्टेड हुए हैं, उनको शायद आप जानते होंगे, वो यूट्यूब पर आते ही हैं। राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, आर्थिक समीक्षा वही करवाते हैं। उनकी आर्थिक समीक्षा वैसे भी इनमें भी करवा रखी है। कोचिंग आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे तो उनके यूट्यूब पर आर्थिक समीक्षा का वीडियो जरूर देख लेना। वो जो पढ़ाते हैं आर्थिक समीक्षा लगभग लगभग आपको सारे सवाल वहीं से मिल जाएंगे, है ना। उन्होंने बुक भी लिखी है आर्थिक समीक्षा की, लगभग लगभग हर बार हर एग्जाम में सवाल उनकी आर्थिक समीक्षा से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा के लिए बहुत पॉपुलर है उनकी क्लासेस, वो भी एक बार आप देख लेना। आर्थिक समीक्षा से बहुत सारे सवाल आपको वहाँ से मिल जाने वाले हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो हमारे जयपुर से आ रहे हैं, जैसे अभी एक टीचर जो अभी क्लास ले रहे हैं वो जयपुर से, वो सैटरडे संडे आते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं। गुरुवार शुक्रवार को हिस्ट्री वाले सर आते हैं, तो हिस्ट्री क्लास लगभग 5 से 6 घंटे की क्लास हिस्ट्री की उनकी रहती है। बाकी कुछ टीचर्स है जो हमारे यहीं से पढ़ा रहे हैं। हिंदी के बाद में आएंगे सर, जयपुर में बहुत अच्छे टीचर हैं, ब्रिजवासी जहांगीर सर। मतलब पिछले एसआई में तो लगभग मान के चलिए ज़्यादातर बैच उन्होंने एसआई के बैच हिंदी के उन्होंने ही लिए थे। तो वो हिंदी अभी सोमवार से वो शुरू कर रहे हैं, कल से, लेकिन इस बैच में हमने बाद में रखा क्योंकि अभी फिलहाल टारगेट क्या है, आरएस प्री का। ठीक है,